तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी CGL 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे BPSC हुआ, ग्रुप डी हुआ या फिर बिहार दरोगा हो गया, तो इन सारे एग्जामों में आप लोगों को इन प्रश्नों से काफ़ी सहयोग मिल सकते हैं और ये सारे प्रश्न हो सकते हैं तो आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और आप लोगों को यह सेशन अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न आपके लिए रहा और आप लोग इसका ज़रूर उत्तर करें। और इस प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। और अमेजन नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो अमेजन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकलता है। और ये एंडीज पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत है, ठीक है। और एंडीज पर्वत से निकल के ये पेरू और ब्राज़ील होते हुए आप लोग याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। और अटलांटिक महासागर में कहाँ गिरती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमेजन का जो है मुहाना आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? तो विषुवत रेखा पे बनता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कांगो के बारे में। तो ये कांगो नदी जो है वो कांगो नदी आप लोग याद रखिएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटता है और ये कहाँ की? तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और राइन नदी जो है वो राइन नदी आप लोग याद रखिएगा कि ये सबसे क्या है? तो व्यस्त नदी है। आप लोग ये याद रखिएगा परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी है कौन? राइन नदी। और मिसिसिपी कहाँ है? तो मिसिसिपी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है वो है विक्टोरिया झील, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये भी नील नदी जो है वो आप लोग याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? और भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है। और ये आप लोग याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है। वहीं अगर बात करें कि हीराकुंड बांध जो है वो विश्व की भी सबसे लंबी बांध है, ठीक है। और सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पे आप लोग याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो आप लोग का कृष्णा नदी के ऊपर है। और कृष्णा नदी के ऊपर कहाँ पे बनाया गया नागा अर्जुन सागर बांध? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और ये रहिंद जो है वो रहिंद नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इतने सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो आप लोग इसका उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, रहीम खान ए खाना जो थे वो आप लोग कह सकते हैं कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें बीरबल, तो बीरबल तो अकबर के मित्र ही थे, आप लोग जानते हैं। और तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। और बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। और नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? तो अबुल फजल शामिल थे, फैजी शामिल थे, तानसेन शामिल थे, और कौन? तो बीरबल, तोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, और कौन? फ़कीर अलाउद्दीन, और हैं मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 रत्न अकबर के दरबार में थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि अकबर के राज्याभिषेक में कौन आने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था? तो शाह अब्दुल माली अकबर के राज्याभिषेक में आने से इनकार कर देते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और खाने खाना की उपाधि इन्होंने किनको दिया था? तो बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दिए थे, ठीक है। और अगर आप लोग याद रखिएगा तो अकबर ने 1562 में क्या किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि दास प्रथा को ख़त्म किया था। और
1563 में क्या किया था, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और 1564 में आप लोग याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त किया था। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर चौथा पे। और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदारो का स्थानीय नाम है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो यह बात भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें कि पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, तो इन तीनों का संयुक्त रूप ही पैन अमेरिका कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और वहीं हम लोग बात करें कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है, तो ये पनामा नहर के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में जो है दो शहर ने दो देश कौन कौन से, तो पैराग्वे और आप लोग कह सकते हैं बोलीविया। तो पैराग्वे और बोलीविया जो है ये दोनों स्थलरुद्ध देश हैं। बाकी जितने भी दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनका तट जो है आप लोग कह सकते हैं समुंदर के साथ साझा करते हैं उनकी सीमा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी संतोष यादव जो है वो पहली महिला बनी थी जो विश्व की जो लगातार आप लोग कह सकते हैं कि 2 बार कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है, तो पहली महिला जो है वो जापान की जुंको तबई है, वो विश्व की पहली महिला है। वहीं अगर बात करें कि भारत की पहली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, तो भारत की पहली महिला जो है वो बिछेंद्री पॉल है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो कामी रीता शोरपा जो हैं, आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा। तो इनका नाम याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा जो है वो क्या है, तो विश्व की ऐसी महिला जो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। और कितना बार, तो आप लोग याद रख सकते हैं वैसे 24 बार, ठीक है। और ये विश्व रिकॉर्ड है। और वहीं अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो 7वां नंबर गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। तो इसका आप लोग आंसर करें, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है धर्म और नैतिकता जो है वो गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका आप लोग सही आंसर कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो क्या थे, तो उनके दरबारी थे, आप लोग ये कह सकते हैं। और ये अमीर खुसरो एक कवि भी थे। और आप लोग याद रखिएगा कि सितार और तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है, ठीक है। और अमीर खुसरो ऐसे व्यक्ति हैं जो आप लोग कह सकते हैं कि 8 सुल्तानों का शासन देखने वाले व्यक्ति हैं, कौन, अमीर खुसरो। तो ये आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था, तो आप लोग याद रखिएगा कि अमीर खुसरो, ठीक है। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, या आप लोग कह सकते हैं कि हिंद का तोता कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। और अमीर खुसरो की रचना है कौन सा, तो किरान उल सादेन जो है अमीर खुसरो की प्रथम रचना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 9 नंबर। और धर्म के बारे में ये किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मार्क्स। और मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था क्या कि जनता के लिए अफीम है क्या, तो धर्म। चलिए अब इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि
कार्ल मार्क्स जो हैं वो धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्षधर रहते हैं, और गांधी जी क्या रहते हैं, तो गांधी जी को कह सकते हैं कि धर्म को राजनीति में वो अनिवार्य मानते थे। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की रचना कौन सी है, तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात हैं, तो आप लोग को बताना है कि ये पतंजलि किनकी रचना है या किनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन। और योग दर्शन जो है वो किस के द्वारा दिया गया है, तो पतंजलि के द्वारा, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और भी दर्शन है जैसे उसे भी आप लोग को याद रखना है, जैसे चारवाक, तो चारवाक किनके द्वारा दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा चारवाक जो है वो चारवाक के द्वारा दिया गया है। और सांख्य जो है वो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, और न्याय जो है वो गौतम के द्वारा दिया गया है। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी के द्वारा दिया गया है, और उत्तर मीमांसा जो है वो बदरायन के द्वारा दिया गया है। और आप लोग याद रखिएगा वैशेषिक जो है या कनाद या उल्लूक के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे दर्शन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इन दर्शन के बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है, रजत क्रांति संबंधित है, तो इस काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। ठीक है दोस्तों, और आप लोग याद रख सकते हैं कि दूध क्रांति किससे है, तो आप लोग कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति से। और तेलहन उत्पाद किससे है, तो आप लोग कह सकते हैं पीली क्रांति। और अनाज जो है ये हरित क्रांति से है, जिसमें गेहूं का उत्पादन होता था। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि आलू का उत्पादन क्या कहलाता है, तो गोल क्रांति। मछली का उत्पादन तो नीली क्रांति। ठीक है, और मांस का उत्पादन तो लाल क्रांति। तो ये सारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ये किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि असम में जो है कौन कौन सा है, तो काजीरंगा भी है, मानस भी है, और कौन सा है, तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी है, और नामेरी भी है। तो ये सारे आप लोग जरूर याद रखिएगा कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग झारखंड में देखें तो झारखंड में बेतवा है, बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, और अगर आप लोग देखना चाहें तो कौन सा, तो आप लोग कह सकते हैं केरल में कौन सा है, तो केरल में आप लोग को पेरियार याद रखना है, और साइलेंट वैली याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 13 नंबर। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका आप लोग 13 का सही उत्तर करें। और 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं क्या, तो इलाहाबाद के पास कहाँ से गुजरती है, तो ये नैनी से गुजरती है। ठीक है, और मानक समय रेखा वो किसको कहते हैं हम लोग, तो आप लोग याद रखिएगा साढ़े 82 डिग्री जो है, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम से ये कितना आगे है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लस में 5.5 घंटा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। और ये मानक रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वहीं कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग और भी एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत की जो एक नदी है कौन सी, तो माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। क्या कर रहा है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो आपको इसका उत्तर करना है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। ठीक है, और हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो हम्पी में ही स्थित है। ठीक है, और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के
किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे, और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 का उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी जो हो जाएगा, ये मुंबई में है। और आप लोग कह सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कौन सा, तो परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं परमाणु विद्युत केंद्र। तो आप लोग याद रखिएगा कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बात करें हम लोग रावतभाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह जो है वो आपके राजस्थान में है। और बात करें कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो मद्रास तमिलनाडु में है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो सूरत गुजरात में है। और कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इन सारे को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 16, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन आप लोग कह सकते हैं यही होता है। ठीक है, और भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है ये कहाँ बना था, तो आप लोग याद रखिएगा रिसरा में, कब, तो 1859 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जूट को क्या कहा जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में किस चीज़ की खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये नीलगिरी का क्षेत्र किधर है, तो तमिलनाडु में। और नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा आप लोग डोडा बेट्टा जो है, आप लोग याद रखिएगा डोडा बेट्टा क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और नीलगिरी पे ही एक पर्यटन स्थल है, कौन सी, तो ऊटी, आप लोग जानते होंगे। तो ऊटी कहाँ है, तो नीलगिरी पे ही स्थित है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, और ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए, और 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें एज ऑफ एंगर, तो एज ऑफ एंगर के लेखक कौन है, तो आप लोग कह सकते हैं पंकज मिश्रा, या आप लोग कह सकते हैं द रोमांटिक के लेखक कौन है, तो पंकज मिश्रा ही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी जो है केवल 5 सदस्य हैं। ठीक है, और कौन कौन से देश अस्थायी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं वो अस्थायी हैं, और कुल 10 देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल जो होता है आप लोग याद रखिएगा 2 वर्षों का होता है। और भारत जो है अभी तक कुल 8 बार जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत का जो अभी चल रहा है कार्यकाल वो कब से चल रहा है, तो 1 जनवरी, आप लोग याद रखिएगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर कब तक, तो 2022 तक। ठीक है, क्योंकि ये याद रखना आप लोग को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी प्रीलिम्स तो उसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि कब से कब तक कार्यकाल है, तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 20 पे, और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है, तो मनीला में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, और मनीला कहाँ है, तो मनीला जो है वो फिलीपींस में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रख सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम लोग विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का
मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि भारत की खोज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था और ये कहाँ लिखा गया था? तो अहमदनगर किला में। तो इसका आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू की रचना है भारत की खोज। ठीक है, और ये कहाँ लिखी गई थी? तो अहमदनगर किला जेल में लिखा गया था। और आप लोग याद रख सकते हैं कि विश्व इतिहास की झलक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आप लोग कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिता का पुत्र के नाम पत्र भी लिखा गया था। ठीक है, और क्या कहते हैं उसे? तो लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। तो ये किन के द्वारा लिखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं इंडियन स्ट्रगल किन के द्वारा लिखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? तो इसका आप लोग उत्तर करें 22 का। और 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो नक्षत्रों की संख्या जो है वो 27 है। तो आप लोग ये भी बात याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है 23 नंबर। कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम जो है वो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? तो इन्हीं के द्वारा आप लोग कह सकते हैं कि भारत के कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। और कब? तो 1885 में। और कहाँ किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि उस समय जो थे भारत के वायसरॉय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसरॉय आप लोग को पता होगा कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस को? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह एक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रख सकते हैं। और अगर इसमें आप लोग याद रखना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और अगर आप लोग जानिएगा तो प्रथम अंग्रेज कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूले थे। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और 24 का उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। भस्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के लेखक हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया है। ठीक है, और हम लोग बात करें अमृत प्रीतम के द्वारा, तो अमृत प्रीतम के द्वारा कागज़ के कैनवस लिखा गया है। और हम लोग बात करें तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखा गया है। और आप लोग कह सकते हैं कि R.K. नारायणन के द्वारा मालगुडी डेज लिखा गया है। ये मालगुडी डेज काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा ये किन की रचना है? तो R.K. नारायणन की। और लाइफ डिवाइन किसके द्वारा? तो अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। क्लेमेंट एटली जो थे वो
भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि ये किस पार्टी के से संबंध रखते हैं, तो ये जो हैं ये किस पार्टी से थे, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये लेबर पार्टी से थे। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था, और पामर्स्टन जो था वो लिबरल पार्टी के से संबंध रखते थे। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किन के टाइम में हुआ था, या उस समय कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आप लोग कह सकते हैं कि मैकडोनाल्ड थे। तो ये सारी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, तो इसका आप लोग सही आंसर करें। और 26 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1932 में हुई थी। और आप लोग कह सकते हैं कि पूना पैक्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसे हम लोग गांधी और अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। और ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर आप लोग जरूर याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को। और ये कहाँ हुआ था, तो ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। तो आप लोग इन सारी बातों को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 पे। सिंह का संरक्षण होता है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि सिंह का संरक्षण कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में सिंह का संरक्षण किया जाता है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि असम में है। और काजीरंगा में एक श्रृंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, काजीरंगा संरक्षण के लिए। और हम लोग बात करें कि मानस कहाँ है, तो मानस जो है ये भी असम में है। और मानस में क्या होता है, तो हाथी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और वहीं बात करें हम लोग जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट जो है आप लोग याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में है। और यहाँ जो है बाघ का संरक्षण किया जाता है जिम कॉर्बेट में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन नदी क्या होती है, तो अमरकंटक से निकलती है। और आप लोग कह सकते हैं कि पटना मनेर के निकट आके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा कि नर्मदा और माही नदी भी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और माही नदी कहाँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो आके गिरती है। और नर्मदा जो है वो आप लोग कह सकते हैं कहाँ जाके गिरती है, तो अरब सागर में। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं, देखिए इसी में एक है पुनपुन, तो पुनपुन नदी के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार है, या आप लोग कह सकते हैं पलामू। ठीक है, और ये पुनपुन नदी जो है वो पटना के निकट फथुआ में आके गंगा में मिल जाती है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो 30 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पास किया गया था। और आप लोग कह सकते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर की रात्रि को रावी नदी के किनारे क्या किया जाता है, तो झंडा फहराया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 31 नंबर, एक पाइन वन के क्रिस्टोन स्पीसीज होते हैं, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइनेसी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में
प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। गुप्त काल में जो है कायस्थ जाति का आप लोग कह सकते हैं कि उद्भव हुआ, ठीक है। और गुप्त काल में ही मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि निर्माण कराए गए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न करा है, सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश के समय, ठीक है। और ये कहाँ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि कन्नौज के राजा यशोवर्धन की ये क्या थी, तो पुत्री थी, ठीक है। और इन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सी है, 37 नंबर और 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या करा, कलचुरी काल में सती तथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा जो है वो प्रचलित थी कलचुरी काल में। तो आप लोग को बताना है जिससे प्रमाण रतनपुर में इसके रूप में प्राप्त होते हैं। तो रतनपुर में इससे क्या प्राप्त हुआ है, तो प्रमाण प्राप्त हुआ है कलचुरी काल में सती प्रथा थी। तो आप लोग को बताना है कि कहाँ से मिला है, तो ये आप लोग के मिला है कहाँ से, तो इसका याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ये सती महल से मिला है, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो एरन अभिलेख में जो है मिला है क्या, तो भानुगुप्त के सेनापति गोपाल की मृत्यु हो जाने पर क्या किया गया था, तो उनकी पत्नी जो थी वो सती हो गई थी। तो ये एरन अभिलेख में मिला था, ठीक है। अब हम लोग इसी में आप लोग याद रखिएगा कि सती प्रथा का अंत जो है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत जो है 1829 में अनुच्छेद किसके तहत, तो अनुच्छेद 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पे रोक लगा दी जाती है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे पहले जो है वो अकबर हो गए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, तो इन लोगों ने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। तो 35 का आप लोग सही उत्तर कीजिए और 35 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, समर्थन मूल्य का निर्धारण। तो समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो कृषि मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसे अब क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कृषि लागत व मूल्य आयोग कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि अभी जो है कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या याद रखना है, तो 2022 तक जो है वो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है, तो आप लोग को बताना है ये जो आप लोग नाइकी नाइकी बोलते हैं तो ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजय की यूनानी देवी। और ये जो नाइकी है या नाइक है ये कहाँ की, तो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। और इसका आप लोग कह सकते हैं स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है आपको जस्ट डू इट, ठीक है। तो इसका स्लोगन है जस्ट डू इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 37 का आप लोग सही उत्तर करें, क्या है, राज्यसभा सभापति, लोकसभा स्पीकर, विधान परिषद सभापति और विधानसभा स्पीकर। तो देखिए आप लोग इसमें कह सकते हैं कि ये चारों ही सही है, लेकिन अगर इस तरह का आपके फिर भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे ज़रूर टिक कर दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी विधानसभा स्पीकर, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसी को टिक कीजिएगा। और क्योंकि स्पीकर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि पहले राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन अब उसको क्या किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 39,
डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग को इसका उत्तर बताना है। तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये किसे दिया गया है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हाई जंप से है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। 10,000 क्या है? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें विंडशील्ड वाइपर के आविष्कारक कौन है? तो मैरी एंडरसन है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रिवॉल्वॉल के आविष्कारक कौन है? तो रिवॉल्वॉल के आविष्कारक जो हैं ये कोल्ट हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो 45 नंबर। कौन सी राज्य क्या कह रहा है? कौन सी राज्य सरकार भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो इसका 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी अमित केसरवानी को APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि 1857 के क्रांति में ये बिहार से क्या किए थे? तो अपनी झंडा बुलंद किए थे, आप लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुरली भरावा के निवासी थे, और इन्होंने नील आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, और गांधी जी को ये चंपारण लेके आते हैं। ठीक है, और गांधी जी के द्वारा ही क्या चलाया जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है 1917 में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। और 49 नंबर प्रश्न कह रहा है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी खैरू मियाँ ने। तो खैरू मियाँ ने कितना दान दिया था? तो 48 एकड़ ज़मीन। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें तो खैरू मियाँ कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये मौलाना मजरूल हक के मित्र थे, और इनके द्वारा जो ये ज़मीन दिया गया था तो उस पर मजरूल हक के द्वारा क्या बनाया गया? तो आप लोग कह सकते हैं कि सदाकत आश्रम बनाया गया था मजरूल हक के द्वारा ही। ठीक है, और बाद में यही कांग्रेस का भी कार्यालय बन जाता है। और ये कब बनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 पे। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित क्षेत्र देंगे। ठीक है, तो ये किनके द्वारा कहा गया था? आप लोग को बताना है। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 51 नंबर। यह गतिशील बस क्या है? 51 नंबर प्रश्न, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है,
यह किस नियम का पालन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम का ये पालन करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 52 नंबर। क्या करा है? एक साधारण आवर्तक ग्लास में निम्न शामिल है, तो आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा है? तो आवर्धक ग्लास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें आवर्धक ग्लास यही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 53 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आप लोग को बताना है 53 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पे आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, मोसले को। ठीक है, तो मोसले को कहा जाता है, और इनके आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और वहीं आप लोग याद रखिएगा कि अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक सिद्धांत जो है वो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, और न्यूलैंड के समय तक सिर्फ 56 तत्वों की खोज हुई थी। और वहीं अगर बात करें हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, तो उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, और उस समय तक 63 तत्वों का खोज हुआ था। ठीक है, और मोस्ले में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 54 नंबर। एल्केन का सूत्र होता है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, CnH2n+2 जो हो जाएगा वो एल्केन का सूत्र हो जाता है। वहीं हम लोग बात करें एल्कीन का, तो एल्कीन का हो जाता है CnH2n। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 पे, और 55 नंबर प्रश्न कह रहा है संभारिक परमाणु में, तो आप लोग को आंसर बताना है इसका, संभारिक परमाणु में क्या होता है। तो संभारिक परमाणु में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ठीक है, क्या हुआ? तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या क्या होगी? तो समान होगी, तो वो संभारिक होगा। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 56 नंबर। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है? तो जल की कठोरता होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 57 नंबर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन है। वहीं हम लोग बात करें तरंगदैर्घ्य का, तो तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और हम लोग बात करें ज्योति तीव्रता का, तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कैंडेला होता है। और पदार्थ के परिणाम का क्या होता है? तो मोल होता है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, और 58 नंबर प्रश्न कर रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और तीसरे स्थान पे आता है आपका आर्गन, और आर्गन कितना पाया जाता है? तो 0.9%। ठीक है, और चौथे पे आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना पाया जाता है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का परिकिरणन जो है सबसे अधिक होता है। और वही हम लोग बात करें कि लाल का प्रकीर्णन, तो लाल का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। और अगर इसी में हम लोग बात करें कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका आता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होगा वो लाल का होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा वो बैगनी का होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, और 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कर रहा है 61 नंबर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, तो रूपांतरित करती है। वहीं हम लोग बात करें अगर विद्युत हीटर की, तो विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आप लोग कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं हम लोग बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं हम लोग बात करें लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हम लोग बात करें डायनेमो की, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम लोग बात करें विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को आप लोग कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा में या फिर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। और 62 नंबर प्रश्न क्या करा, RNA का मुख्य कार्य है। तो RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो RNA का मुख्य कार्य है आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, तो ये RNA का मुख्य कार्य है। और आप लोग कह सकते हैं कि राइबोसोम्स, आप लोग क्या कह सकते हैं, तो राइबोसोम जो है वो रासायनिक दृष्टि से RNA और प्रोटीन का बना होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 63। और 63 नंबर प्रश्न क्या करा है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो है वो प्रयोग कहाँ होता है, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। ये कपड़ों की छपाई और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। और आप लोग कह सकते हैं कि ये रंगाई में भी इसका उपयोग किया जाता है और फिटकीरी में भी एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 पे। और 64 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजक अभिक्रिया है। तो संयोजक अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कौन सी, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, यानी आप लोग का ये और ये दोनों जो है वो संयोजक है। ठीक है, और इसको आप लोग कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट जो है वो विरंजक है और चौथा जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि विस्थापन है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है, और नाभिक का भार क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 पे। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, पर्णपितक के कारण या कैरोटीन के कारण जो होता है वो आम पीला होता है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। वहीं अगर बात करें मिर्च का तीखापन जो होता है वो कैप्सिन के कारण होता है। हल्दी का पीलापन जो होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है। और पपीता का पीला रंग जो है वो कैरिकैजेंथिन के कारण होता है। ठीक है, और आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। तो आप लोग ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। और 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो आप लोग बताइएगा कि लोहा का टुकड़ा जो है जल में क्यों नहीं तैर पाता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो इस कारण क्या होगा, तो लोहा का टुकड़ा जो है पानी के ऊपर नहीं तैर पाएगा। ये आर्किमिडीज के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था और जिसमें कहा गया था क्या, कि कोई वस्तु जो है वो अपने भार के बराबर या भार से अधिक जल के भार को अगर विस्थापित करता है तो वह डूबेगी नहीं, वो तैरती रहेगी। लेकिन अगर वो अपने भार से कम जल जो है वो विस्थापित करेगा तो क्या होगा, तो वो डूब जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, तो ये डूब जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 पे। और 68 नंबर प्रश्न क्या करा है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर
प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो सोलर कुकर में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, और हम लोग कह सकते हैं कि सर्च लाइट में किया जा सकता है, और कहते हैं हम लोग कि दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है या निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 70 नंबर। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो इसका आप लोग 70 का सही उत्तर कीजिए, और 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि 3 प्रकार के क्या होते हैं? तो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? तो गाय, बकरी, हिरन, भेड़। ठीक है, और वहीं द्वितीयक में आप लोग कह सकते हैं लोमड़ी, भालू, ये सब जो हैं वो द्वितीयक में आते हैं। और वहीं हम लोग देखें तृतीयक में क्या आता है? तो बाघ आता है, शेर आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 पे। और 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कंपनी क्या है? कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और 71 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना जो है वो कंपन इंगित करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 पे। और 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? HIV का जीन होता है। तो HIV का जीन कैसा जीन होता है आप लोग ये बताइए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ssRNA होता है। ठीक है, और आप लोग इसमें कह सकते हैं कि SS का अर्थ क्या होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है SS का अर्थ होता है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि एड्स रोग जो होता है वो HIV नामक विषाणु से होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में ये क्या करता है? तो WBC को प्रभावित करता है। WBC को हम लोग क्या कहते हैं? तो वाइट ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, या हम लोग इसे श्वेत क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कण कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसी में एक चीज़ आप लोग ये याद रखिएगा कि इसका परीक्षण जो है वो एलिसा टेस्ट से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। और 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आप लोग से उत्तर कीजिए। कथन 1 में दिया गया है CO2 शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। तो ये भी बात सही है कि दूधिया कर देता है चूने जल को। ठीक है, और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारा तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 पे। और 74 नंबर प्रश्न कर रहा है जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ये समांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, जल में नमक घोलिए या जल में चीनी घोलिए, या आप लोग कह सकते हैं कि शराब घोल दीजिए, दूध घोल दीजिए, तो ये सारे घोलने पे कैसा बनेगा? तो समांगी मिश्रण ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आँखों से पहचान में नहीं आएगा कि ये इसमें क्या किन चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 75 नंबर जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। और ये क्या कर रहा है? रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि रक्त परिवहन की खोज किन के द्वारा किया गया था? ठीक है, रक्त परिसंचरण का खोज जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। वहीं हम लोग बात करें कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और मलेरिया परजीवी की खोज किन के द्वारा की गई थी? तो रेनॉल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको
नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग इसी तरह जोरों शोरों से पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक और नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।